तो आज अपन अपना नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है वेक्टर। चलिए शुरू करते हैं। देखो जो क्वांटिटीज़ होती हैं ना भाई, वो दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज़। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये नॉन मेजरेबल होती हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ना, ये मेजरेबल होती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पता है क्या होती हैं? जैसे लव, इमोशंस, हेट। ठीक है, आप इनको मेजर नहीं कर सकते। आप कभी बता सकते हो कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? नहीं ना, आप नहीं बता सकते। क्वांटिटी में तोल करके आप इतना प्यार करते हो, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उसको हम मेजर कर सकते हैं। जितनी भी हम फिजिक्स में क्वांटिटीज पढ़ेंगे, करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी मास, सब मतलब जो भी पढ़ेंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। क्योंकि हम प्यार व्यार के बारे में तो नहीं पढ़ते ना फिजिक्स में, इसलिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, और ये तीन तरीके की होती हैं। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, एक होती है टेंसर। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो हमें डीपली जो पढ़नी है वो ये पढ़नी है। इसके बारे में भी 5-6 पॉइंट देखेंगे, बस इतना ही पढ़ना, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये दोनों हैं, स्केलर और वेक्टर। देखो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना, वही होती है। जैसे कोई पूछे यार तेरा वजन कितना है, तो मैं कहूँगा 60 kg यार मेरा वजन है, तो बस यही मैग्नीट्यूड होगा। अभी मैग्नीट्यूड आगे समझ में आएगा, बने रहो, ठीक है। वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? ये वो क्वांटिटी होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है भैया इन्हें, प्लस इनको दे ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब है, देखो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देखो पहले। इसका एग्जांपल है मास, डिस्टेंस एटसेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स की टेंशन मतलब आगे जाते जाते जैसे जाओगे तो स्केलर, वेक्टर, टेंसर के सबके एग्जाम्पल याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे कोई पूछे तेरा मास कितना है, तो मैं कहूँगा 60 kg, बस मेरा काम हो गया। कोई मुझसे पूछे मेरा मास कितना है, तो मैं कहूँगा 60 kg, बस वो इतना ही पूछेगा। क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड चलता है। मतलब अब वो ये नहीं पूछेगा भाई तेरा 60 kg वजन तो है, लेकिन मुंबई में है, इंडिया में है, साउथ अफ्रीका में है, इंग्लैंड में है, वो ये नहीं पूछेगा। आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, वो समझ गया, ठीक है। लेकिन वहीं वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स इसका एग्जाम्पल है ना, जैसे हम वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल फोर्स है ना, फोर्स, ठीक है। तो आपने कहा यार 5 न्यूटन फोर्स लगाया है मैंने एक ब्लॉक पर, जिसका वजन है 5 kg। मतलब एक 5 kg का ब्लॉक है, उस पर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा? तो हो सकता है आपने फोर्स इधर लगाया हो 5 न्यूटन का, हो सकता है आपने फोर्स इधर लगाया हो 5 न्यूटन का, हो सकता है आपने फोर्स इधर लगाया हो 5 न्यूटन का, हो सकता है फोर्स आपने इधर लगाया हो 5 न्यूटन का। मतलब अगर आपने फोर्स सिर्फ 5 न्यूटन बताया है ना, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया भैया 5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन बताना भूल गए। अगर आप डायरेक्शन बताओगे तो आपको पता चलेगा ये ब्लॉक 5 न्यूटन फोर्स लगाकर किस तरफ मूव करेगा। ऐसे समझ रहे हो ना? बिल्कुल। अब देखो अगर आप ये कहते 5 न्यूटन ईस्ट, देखो ये तो पता होगा यार आपको, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ,
ये तो पता होगा। तो अगर आपने कही 5 न्यूटन ईस्ट, मतलब आपने मैग्नीट्यूड भी दिया, डायरेक्शन भी बता दी ईस्ट, ये हो गई डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है हमने ना फोर्स इधर लगाया है साउथ की तरफ, ना हमने वेस्ट की तरफ फोर्स लगाया है, ना हमने नॉर्थ की तरफ फोर्स लगाया, हमने किस तरफ लगाया, हमने 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ लगाया है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में, सॉरी एक मिनट को, देखो वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड तो बताना पड़ेगा प्लस डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तभी पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, चलिए आप मैग्नीट्यूड की कहानी समझ गए, आप वेक्टर की कहानी समझ गए, अब आप लॉ ऑफ एडिशन की भी कहानी समझिए। सॉरी, ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये क्या, किस खेत की मूली है? तो कुछ नहीं, जैसे अगर आप स्केलर को मतलब मेज़र करोगे, तो मान लो आप 5 kg आम लाए, उसमें आप 2 kg और ले आए, तो कितना हो गया 7 kg। उसी तरह से आपने 5 kg आम थे किसी भी बास्केट में, उसमें से आपने 2 kg निकाल लिए, तो कितना बचा 3 kg। मतलब स्केलर क्वांटिटी में आप आराम से प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूं आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन प्लस और लगा दिया 3 न्यूटन, तो ये नॉट ऑलवेज इज इक्वल्स टू 8, ये हमेशा 8 नहीं होगा। हाँ, ये 8 हो सकता है, यही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। मैं समझाता हूं आपको। मान लो ये ब्लॉक है 5 न्यूटन का, आपने इस पे एक वेक्टर लगाया जिसका नाम है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर लगाया जिसका नाम है बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल 60 थीटा ले लेते हैं। अभी तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं ना, इसलिए वेरिएबल चीज़ें लेनी पड़ेंगी थीटा। तो इसका जो एफ नेट होगा ना, वो आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले की मदद से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही फॉर्मूला कहलाता है ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ रहे हो ना? मतलब हम डायरेक्टली a प्लस बी नहीं करेंगे स्केलर फॉर्म की तरह, हम करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपसे। कहे 5 kg का एक ब्लॉक है कोई भी, उस पर मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, एक और फोर्स लगाया 10 न्यूटन और थीटा ले लिया 30 डिग्री। तो इसका एफ नेट बताओ। तो आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल। आप इसको डायरेक्टली 5 प्लस 10 15 नहीं कर सकते, 10 माइनस 5 नहीं कर सकते। आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से इसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस 30। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लोगे बड़े आराम से। ये हो गया 25 प्लस ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 100 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। मतलब कैलकुलेशन गंदी आएगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब चलते हैं हम टेंसर क्वांटिटी की तरफ। टेंसर क्वांटिटी की तरफ देखो। टेंसर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है भैया, लेकिन मतलब वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड था, इसके पास भी डायरेक्शन थी। ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ें तो इसकी सेम आ रही है ना, इसके पास मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दे डू नॉट ओवे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ रहे हो? दे डू नॉट ओवे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब ये उस तरह से एड या सब्सट्रैक्ट नहीं होता जिस तरह से वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है।
ओवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, मतलब ये ओवे करता था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये नहीं करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है करंट या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने 11th कर लिया, 12th कर लिया, आप तो आप ड्रॉपर, आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होगी। ठीक है, एटसेट्रा। अब मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान लो करंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 वायर, इस तरह से हम वायर लेते हैं, ये वायर है और मैं कहूँ इस वायर में 3 एम्पियर करंट बह रहा है। तो आप पूछोगे यार आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया 3 एम्पियर, डायरेक्शन भी बताओ, इधर बह रहा है या इधर बह रहा है। तो आप कहोगे यार इधर बह रहा है, मतलब 3 एम्पियर। चलो, हमें मतलब डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तभी टेंसर क्वांटिटी की पूरी बात पता चलेगी। उसी तरह से मैंने कहा 5 एम्पियर, इस वायर में भी बाहर बह रहा है करंट, तो आप कहोगे इधर या इधर। मैंने बता दिया चलो यार इधर बह रहा है, और ये एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी? 5 + 3 8 एम्पियर। मतलब प्लस माइनस की तरह आप सोल्व कर सकते हो। 5 + 3 8 एम्पियर। डजेंट मैटर यहाँ एंगल कितना है, यहाँ हो सकता है आपको एंगल 60 डिग्री दे दे तो भी 5 + 3 8 एम्पियर। यहाँ हो सकता है एंगल आपको 90 डिग्री दे दे। समझ रहे हो ना? ये सिंपल सा 5 + 3 8, सिंपल सा वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता ये। समझ रहे हो ना आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए। सॉरी, मैं ये क्या बना रहा हूँ। देखो वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं टेल, इसको कहते हैं हेड। ठीक है, चलिए। और लेंथ ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। मतलब जितनी बड़ी ये लेंथ होगी, मान लो ये कोई वेक्टर है और इसका मैंने फोर्स लिखा 5 न्यूटन, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इससे बड़ा वेक्टर बना दिया तो इसका फोर्स 5 न्यूटन से ज़्यादा होगा भैया, क्योंकि ये वाला पॉइंट ध्यान में रखो। लेंथ ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर मैंने इससे छोटा बना दिया तो इसका फोर्स लेस देन 5 न्यूटन होगा। समझो? ठीक है, चलो। अब देखो एक चीज़ और, हम वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से लिखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं वेक्टर, ये लिखते हैं मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर लिखते हैं यूनिट वेक्टर। इसको कहते हैं वेक्टर, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, और दे गिव डायरेक्शन ओनली। मतलब ये डायरेक्शन देता है, मतलब डायरेक्शन बताता है सिंपल भाषा में। ठीक है, डायरेक्शन कैसे बताता है मैं बताता हूँ आपको। देखो ये तो आपको पता है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस तरफ ये जेड एक्सिस है। ठीक है, देखो ये जो लाइन है ना, ये बोर्ड के आर पार है। मेरे पास 3D इमेज बनाने का तरीका नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस है उसका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस है उसका यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड एक्सिस है उसका यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ठीक है, मतलब देखो समझो, अगर मैंने कही फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन आई कैप, देखो ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसका मतलब क्या है, मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। उसी तरह से 5 न्यूटन जे कैप, इसका मतलब क्या है, मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन वाई एक्सिस की तरफ। उसी की तरह 5 न्यूटन के कैप, इसका मतलब क्या है, मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन जेड एक्सिस की तरफ, के कैप है ना।
ठीक है, समझ में आया होगा आपके, और आपने पढ़ भी रखा होगा इसको, क्योंकि यार आप ड्रॉपर हैं, आप क्विक रिवीजन करने के लिए यहाँ पर आए। चलिए अब कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। पहला पॉइंट है वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली, ठीक है, मतलब ये एक वेक्टर है तो इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इस वेक्टर को हम यहाँ भी ला सकते हैं, मतलब ये एक वेक्टर है तो इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, इसको, ये गलत है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये है, जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट, ऑन रोटेटिंग a vector 360 degree, vector does not, सॉरी वेक्टर ऐसे लिख सकते हो आप, वेक्टर ये अच्छा है, remains same, मतलब अगर आप किसी भी वेक्टर को, ये कोई वेक्टर है, इसको 360 डिग्री घुमा दोगे ना तो वेक्टर रिमेन सेम रहेगा। अरे देखो ना यार, ये है वेक्टर, इसको आप 360 घुमा दोगे तो देखो वेक्टर, पहली वाली इमेज देखो और ये वाली फाइनल इमेज देखो, वेक्टर तो सेम रहा ना। फिर से ये इनिशियल वेक्टर है, इसको अब मैंने 360 घुमाया तो देखो ये सेम रहा ना, समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर is the smaller angle when they join tail to tail। इसका मतलब क्या है, मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और ये टेल टू टेल जॉइन है, व्हेन दे जॉइन टेल टू टेल, ठीक है, ये हेड होता है, ये टेल होता है, तो जब ये टेल टू टेल जॉइन है और ये एंगल दे दिया गया 120 डिग्री और ये एंगल हो गया 240 डिग्री, तो एंगल बिटवीन वेक्टर जो होगा ना वो छोटा वाला एंगल होगा, मतलब 120 डिग्री होगा, ना कि 240 डिग्री, समझ रहे हो ना। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और लो, ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, तो ये 90 डिग्री हुआ और ये 270 डिग्री हुआ, तो यहाँ पर जो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिया जाएगा ना वो लिया जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पढ़ो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल व्हेन दे जॉइन टेल टू टेल, समझ आना, और टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू। तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। देखो इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनके पास पहला मैग्नीट्यूड सेम हो, दूसरा डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम, मतलब अगर मैग्नीट्यूड में से या डायरेक्शन में से कुछ भी अलग है तो वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर की कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें सेम हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ए वेक्टर है जो 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है, फिर वी वेक्टर है जो 6 न्यूटन ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है, फिर सी वेक्टर है जो 5 न्यूटन वेस्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है, फिर डी वेक्टर है
जो 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर वी वेक्टर इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो इनका मैग्नीट्यूड अलग है, हालांकि डायरेक्शन सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग है। तो ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर सी वेक्टर देखो इनकी तो डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है, मतलब बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। और सी और डी देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर ईस्ट है, मतलब डायरेक्शन अलग हो गई। तो सी वेक्टर इज नॉट इज इक्वल्स टू डी वेक्टर। लेकिन आप ए और डी देखो, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है 5 न्यूटन, डायरेक्शन भी सेम है। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद है आपको। अब सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर पर चलते हैं जिसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। चलिए नेगेटिव वेक्टर में क्या है ये देखते हैं। देखो पहला पॉइंट, इसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5 kg का ब्लॉक है और मैंने इस ब्लॉक पर 5 न्यूटन ईस्ट साइड में फोर्स लगाया। अरे आपको ये तो मालूम है ना, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, ठीक है। अगर हमने इधर फोर्स लगाया मतलब ईस्ट की तरफ फोर्स लगाया तो हमें ये पता चल गया 5 kg ब्लॉक पे हमने 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ फोर्स लगाया। और एक और इधर हमने 5 न्यूटन वेस्ट की तरफ फोर्स लगाया। और एक और देख लो, इधर हमने 5 न्यूटन साउथ की तरफ फोर्स लगाया। इसको मान लो ए वेक्टर, इसको मान लो वी वेक्टर, इसको मान लो सी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या नेगेटिव वेक्टर हैं? पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम है 5 न्यूटन। डायरेक्शन अपोजिट, क्या ये डायरेक्शन अपोजिट है? नहीं। तो ए वेक्टर आर नॉट इज इक्वल्स टू नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। लेकिन ए वेक्टर और सी वेक्टर को देखो, क्या मैग्नीट्यूड इसका सेम है? 5 न्यूटन, बिल्कुल। डायरेक्शन को देखो डायरेक्शन भी अपोजिट है, ये इधर लग रहा है ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट की तरफ लग रहा है। तो आप लिखोगे ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर। समझ रहे हो ना, ठीक है। और देखो नेगेटिव वेक्टर को पता है कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर और सी वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि अगर ए वेक्टर इधर है तो सी वेक्टर इधर होगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब और आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड देखते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। चलिए देखो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। पैरेलल वेक्टर के बारे में लिखो, डायरेक्शन कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन नहीं यार, मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन इज सेम। मतलब मान लो एक वेक्टर है
जो 5 न्यूटन है और दूसरा वेक्टर है जो 10 न्यूटन है। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है ना और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो तो ये पैरेलल वेक्टर होंगे। उसी तरह से एंटी पैरेलल वेक्टर देखो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। मतलब मान लो ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। हमें मैग्नीट्यूड से लेना देना ही नहीं। अगर दोनों अपोजिट हैं तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। उम्मीद है 3 वेक्टर समझ में आएंगे। चलिए अब 4th टाइप ऑफ वेक्टर पर चलते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर, इसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। देखो ये वो वेक्टर होते हैं जो किसी भी एक लाइन पर होते हैं। मान लो एक लाइन है तो एक वेक्टर मान लो ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, एक वेक्टर ये मान लो सी वेक्टर, एक वेक्टर ये मान लो डी वेक्टर। मतलब एक लाइन पे होने वाले सारे वेक्टर को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना। देखो यहाँ इसमें लाइन शब्द आ रहा है ना कोलिनियर में, मतलब कोलिनियर ऐसे वेक्टर हैं जो सिर्फ एक लाइन पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब 5th टाइप ऑफ वेक्टर पे देखते हैं हम, कोप्लेनर वेक्टर। ये तो बहुत आसान है। कोप्लेनर वेक्टर वो हैं वो इन द सेम प्लेन, मतलब ये ऐसे वेक्टर हैं जो लाई करते हैं सेम प्लेन में। मान लो बोर्ड का एक प्लेन है ना, अरे बोर्ड एक प्लेन है ना ये, ठीक है। तो अब ये मैं ए वेक्टर बनाऊं, बी वेक्टर बनाऊं, सी वेक्टर बनाऊं, डी वेक्टर बनाऊं, तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। और वो प्लेन क्या है? बोर्ड का जो प्लेन है वही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये सारे कोप्लेनर वेक्टर हैं। सिंपल सा, कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है। 6th, कौन? करंट वेक्टर। देखो इसका आपको ध्यान रखना है। These vectors are those vectors whose tail lie in same or one प्लेस। मुझे पता है डेफिनेशन से समझ में नहीं आया होगा, बहुत आसान। कॉनकरेंट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, मान लो ये वेक्टर होता है ना, तो वेक्टर का ये वाला हेड होता है, इसको टेल कहते हैं। मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो देखो दीज वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज टेल लाई इन सेम और वन प्लेस। मतलब देखो इनकी जो टेल है वो वन प्लेस में है ना, तो इनको कह देंगे कॉनकरेंट वेक्टर। और ये जो डेफिनेशन है ना ये अभी अधूरी है, क्योंकि अगर मैं पूछूं मान लो ये कुछ ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो क्या ये कॉनकरेंट वेक्टर है? तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये कॉनकरेंट वेक्टर नहीं है। लेकिन हम इस डेफिनेशन में एक लाइन और ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो ठीक है। दीज वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स whose tail lie in same और one place। ठीक है, समझ में आता है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कॉनकरेंट वेक्टर। लेकिन क्या ये तीनों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर भी कॉनकरेंट वेक्टर है? बिल्कुल। देखो हम इसको इसकी लाइन ऑफ एक्शन को ना आगे या पीछे कर सकते हैं। मतलब कॉनकरेंट वेक्टर आर दोज वेक्टर whose line of action lie on one place।
समझ रहे हो ना, या तो एक्चुअल में वन प्लेस पर रहे या फिर उनके लाइन ऑफ एक्शन वन प्लेस पर आकर चिपक जाए। बहुत आसान है। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो बिल्कुल ये कौन करंट वेक्टर है, क्योंकि ये एक प्लेस पर आ रही है इनके टेल। समझ रहे हो ना, समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलिए अब 7th टाइप ऑफ वेक्टर पर चलेंगे, यूनिट वेक्टर। बहुत आसान है भैया, बहुत ही ज़्यादा। देखो यूनिट वेक्टर क्या है, गिव डायरेक्शन ओनली, मतलब ये ऐसा वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, अभी बताएंगे। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। ठीक है, देखो गिव डायरेक्शन ओनली का क्या सीन है। देखो हमें पता है इधर एक्स एक्सिस होती है, इधर वाई एक्सिस होती है, इधर जेड एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। मतलब ये जो कैप है ना, जब भी कैप आ जाए समझ लो, किसी भी वेक्टर पर जब भी कैप लगकर आ जाए समझ लो वो यूनिट वेक्टर है। मान लो मैं ये कहूँ ए और इस पे इस तरह से डंडा लगा दूँ तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मान लो मैं कहूँ ए और कैप लगा दूँ मतलब ये यूनिट वेक्टर है। मतलब वेक्टर पर कैप आ जाए तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, पहले तो ये सुनो। अब इस चीज़ का यूज़ क्या है, इस चीज़ का यूज़ है मैं कहूँ यार मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन आई कैप की तरफ, तो देखो मैंने फोर्स लगाया कितना मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, लेकिन किस तरफ आई कैप, तो आई कैप बता रहा है इन भाई साहब ने फोर्स लगाया है 5 न्यूटन एक्स एक्सिस की तरफ। उसी तरह से अगर मैं कहूँ मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन जे कैप की तरफ, भाई साहब तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई साहब ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड में जे कैप की तरफ, मतलब वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो ये जो है ना ये यूनिट वेक्टर है और ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है या जेड एक्सिस में जा रहा है। बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल। और अभी तो फिजिक्स चालू हुई है भैया, आगे आगे जाओगे तो मज़ा आएगा, कनेक्ट करोगे डॉट्स, जो छूट चुकी हैं ना डॉट्स उनको कनेक्ट करोगे। ठीक है, बस 8 वेक्टर, इसको कहते हैं नल वेक्टर और 0 वेक्टर, कुछ भी नाम दे सकते हो। देखो ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और इसकी डायरेक्शन आर्बिटरी होती है। मैग्नीट्यूड 0 ये तो नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्शन आर्बिटरी होती है, ये आप आगे जाके समझोगे, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखो नल वेक्टर या 0 वेक्टर का जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिटरी होती है। आर्बिटरी का मतलब कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं कंप्लीट। थैंक यू। तो आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब वेक्टर की कैलकुलेशन किस तरह से होती है हम वो देखेंगे। चलिए देखो, उससे पहले मैंने बताया था, हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी 3 तरीके की होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, एक होती है टेंसर। टेंसर हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में बात करनी है। देखो स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है मास। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से होती है, मतलब आप ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो, बस ये 2 ही चीज़ें हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो, किसी भी बास्केट में 7 किलो आम रखे हैं, अब उसमें मैंने 2 किलो आम और रख दिए तो ये 9 kg आम हो जाएंगे उस बास्केट में, मतलब सिंपल एडिशन कर दिया। उसी तरह से मान लो 7 kg आम रखे हैं, 2 kg आम निकाल लिए मैंने उस बास्केट में से, तो सिंपल 5 kg आम हो जाएंगे उस बास्केट में। मतलब आप सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकते हो स्केलर में। लेकिन वेक्टर, इसका एग्जाम्पल है फोर्स। ठीक है,
वेक्टर में आप ऐसा नहीं कह सकते यार मैंने एक ब्लॉक पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो वो 15 न्यूटन बन गया। हाँ ये ट्रू है, लेकिन एक केस में, ये हमेशा ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एडिशन करती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से, और हमें आज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो मान लो ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं टेल, मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये टेल हो गई, ये हेड हो गई। अब जब दोनों की टेल टू टेल मिल जाएं, उसके बाद ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा बनेगा, ठीक है, वो थीटा बन गया, तो इसका रिजल्टेंट कुछ यहां से निकलेगा, मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहां होगी, मतलब डायरेक्शन तो आपको पता चल गई, ठीक है। एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दोनों के एंगल के बीच, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट इनके बीच में से निकलेगा, ये बात तो पता चल गई। रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता चल गई, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देख लो। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले की मदद से आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यह है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यह है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिंपल सा, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और ये चीज ध्यान रखनी है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप सारे क्वेश्चन कर लोगे जितने भी वेक्टर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं 4-5 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। चलिए देखो, मान लो एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक 5 kg का है, और इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन, फिर मैंने एक और फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट बताओ। देखो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, मैंने बताया था। तो अब निकालते हैं हम। मान लो ए वेक्टर, इसको मान लो बी वेक्टर, इसको मान लो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 10 × कोस थीटा क्या है। देखो 10 न्यूटन भी इधर लग रहा है, 5 न्यूटन भी लग रहा है, इधर लग रहा है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कोस 0। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा √225, और ये 15 आंसर आ जाएगा। ये क्या, देखो 5 + 10 कितने होते हैं 15, और सर इस क्वेश्चन से सोल्व करके भी तो 15 आया है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम थीटा को चेंज करते जाएंगे तो आंसर भी चेंज होता जाएगा। अभी देखिए, अब मान लो मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर ही लगा रहने दूं, वो 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो जाएगा 60 डिग्री, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। देखो अब तो आप कर सकते हो, बहुत आसान है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 × a × b × कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। आप इसको सोल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 100 × 1/2। अब अगर आप इसको और सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 125, 50, मतलब 175 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। मतलब देखो जैसे आपने एंगल को चेंज करा, आंसर भी हमारा चेंज हो गया, समझ रहे हो ना, बिल्कुल बहुत आसान है। ये 30 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। अब मान लो मैं इसको और चेंज करूँ, एंगल को और चेंज कर दूँ, मैं कहूँ यार 5 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगा ही नहीं रहा, मैं तो सीधा लगाऊंगा 5 न्यूटन का फोर्स। तो देखो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा हो गया 90 डिग्री, देखो परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे बड़े आराम से, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b × कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0,
तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25, ये हो जाएगा 125 अंडर रूट, और ये 11 पॉइंट समथिंग का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब जैसे जैसे आप थीटा बदल रहे हो आंसर भी बदल रहा है हमारा, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी बदल रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब मैं कहूँ यार मैं तो यहाँ नहीं लगा रहा, मैं 10 न्यूटन का इधर ही रहने दूंगा और 5 न्यूटन इधर लगाऊंगा, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। इस वैल्यू को याद रखना, या फिर आप क्वाड्रेंट रूल लगाकर निकाल भी सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल ध्यान रखो कोस 180 की वैल्यू होती है -1। फिर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 5 आंसर। मतलब देख रहे हो आप, जैसे जैसे एंगल को वेरी कर रहे हो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ठीक है। चलिए मतलब बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपकी पकड़ बन गई। लेकिन मैं आप एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखो, अगर मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखा था ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में, तो ये आई थी वैल्यू, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आती है। और अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखूँ तो ये रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू आती है। ध्यान रखो ध्यान रखो, मतलब जब आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखते हो तो सिंपल सा ए प्लस बी बन जाता है। मान लो 3 न्यूटन है फोर्स, इसको मैं ग्राफिक्स में समझाता हूँ। देखो मान लो एक 5 kg है, इस पर आपने 3 न्यूटन लगाया, फिर इधर ही आपने 5 न्यूटन लगाया, तो अब इसको सोल्व करोगे तो सिंपल ए प्लस बी कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। जबकि आर मिनिमम मतलब आप मान लो आपने थीटा 180 डिग्री कर लिया, तो ये 5 पे -3 ए माइनस बी आ जाएगा। 5 में से 3 को हटाओगे तो ये 2 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू होती है ए माइनस बी। इसको मैं और समझाता हूँ, बस इतना ध्यान रखो कि रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है ए प्लस बी और मिनिमम होती है ए माइनस बी। मतलब मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको और मैं कहूँ यार देखो ये 5 न्यूटन फोर्स है, मतलब ए वेक्टर 5 न्यूटन है और बी वेक्टर 10 न्यूटन है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दूँ, कहूँ आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, और मैं ऑप्शन दे दूँ ए 6 न्यूटन, बी 14 न्यूटन, सी 10 न्यूटन, डी 28 न्यूटन। तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे यार रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है ए प्लस बी, तो 5 + 10 15। मिनिमम हो सकती है ए माइनस बी मतलब 10 - 5 5। मतलब देखो जो वैल्यू 5 से 15 के बीच में आ रही है, हाँ वो रिजल्टेंट हो सकता है। मतलब 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी, लेकिन 16 नहीं हो सकता, लेकिन 4 नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? मतलब देखो 6 न्यूटन हो सकता है, 14 न्यूटन हो सकता है, 10 न्यूटन हो सकता है, लेकिन 25 न्यूटन नहीं होगा तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। सॉरी 28 न्यूटन नहीं होगा तो हमारा आंसर ये हो गया। दिमाग में बात कही? बिल्कुल जानी भी चाहिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको अभी, इसको ध्यान में रखो कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस भी होती है, मिनिमम वैल्यू ए माइनस भी होती है। ओके, थैंक यू। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, और आपको मालूम है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मान लो मैं इधर इस तरफ, मतलब एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और एक्स वाई प्लेन में F न्यूटन का फोर्स लगाऊं, ठीक है। मतलब
फोर्स की डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन में हो, लेकिन कोई कहे मुझे फोर्स चाहिए एक्स डायरेक्शन में और फोर्स चाहिए वाई डायरेक्शन, तो क्या करो, और ये वाला एंगल हो थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो अब आप इस एफ न्यूटन के फोर्स को एक्स डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट कीजिए, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कीजिए, तो उसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सिंपल सा। अब कंपोनेंट कैसे होता है, देखो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं होता उस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो गया एफ कोस थीटा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन हो गया एफ साइन थीटा। समझ गए ना? मतलब अगर किसी प्लेन में एक एक्स वाई प्लेन में एफ न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ कोस थीटा, एक एफ साइन थीटा। उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अब मान लो वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, और एक एफ न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है और ये वाला एंगल थीटा है। तो फोर्स का कंपोनेंट बताओ एक्स डायरेक्शन में, फोर्स का कंपोनेंट बताओ वाई डायरेक्शन में। तो कुछ नहीं, हम कंपोनेंट करेंगे। इधर थीटा है तो इधर आ जाएगा एक कंपोनेंट एफ कोस थीटा, इधर थीटा नहीं है तो इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा एफ साइन थीटा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा एफ कोस थीटा। मतलब ये कंपोनेंट है, इसका यूज क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा। मान लो एक ब्लॉक है, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 5 kg का। अब आपने इसमें 5 न्यूटन का फोर्स इस वाली मतलब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर लगाया, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बताओ और फोर्स इन वाई डायरेक्शन बताओ। तो कुछ नहीं, आप कंपोनेंट कर दोगे, फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 5 साइन 30, 5 साइन 30। देखो इधर थीटा नहीं है ना, इधर थीटा है, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो साइन के टर्म में आएगा। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 5/2 आंसर आ गया। लेकिन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन देखो, थीटा मतलब एक्स डायरेक्शन जैसा बदल रहा है ना, तो इधर होगा 5 cos 30। ठीक है, 5 cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 5 सॉरी बहुत गलत लिख दिया मैंने, 5√3/2 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। बाकी आपको कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है, अगर थीटा मतलब वाई एक्सिस से थीटा बनाएगा तो वाई फोर्स इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा एफ कोस थीटा, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा एफ साइन थीटा। सिंपल सा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसका यूज हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस समझ लो चीज़ों को। ओके, थैंक यू। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो मान लो अगर हम ए वेक्टर लें और बी वेक्टर लें और इन दोनों के बीच का एंगल को थीटा लें, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। देखो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और ये होता है इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ लो आप। चलिए, अब आपने क्लास 11th में एक क्वांटिटी पढ़ी होगी वर्क। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। मतलब वर्क फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर मतलब फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन कर कर बताता हूँ आपको। चलिए मान लो ये 5 kg का ब्लॉक है। ठीक है, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और एक्स डायरेक्शन में मतलब इस तरफ 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है
ब्लॉक का, और इन दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। तो अब इसका वर्क डन बताइए। वहीं दूसरा क्वेश्चन, मान लो ये 5 kg का ब्लॉक है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है और ब्लॉक इस तरफ 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसका वर्क डन बताइए। चलिए शुरू हो जाइए। देखो वर्क डन हमें पता था F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, मतलब F वेक्टर फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन इनटू कोस थीटा कितना है 30 डिग्री। अब 5 × 2 10 इंटू कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आंसर आ गया 5/3। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें वर्क डन निकालना ना। चलिए फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसको हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। चलिए यहाँ पर फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर इनटू कोस थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री, देखो, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 0। मतलब इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन के फोर्स ने कोई वर्क ही नहीं किया, ठीक। ये तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ रहा होगा कि डॉट प्रोडक्ट है क्या चीज़, ठीक है। चलिए अब देखो डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ये ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को। मतलब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, बात एक ही है। मतलब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हो और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हो। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ठीक है। देखिए मान लो ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मतलब इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है डायरेक्शन की। आपको मालूम है एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ठीक है, लेकिन मैंने दिखाया इस तरफ ही क्योंकि हम 3D इमेज नहीं बना सकते, ठीक है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप, ठीक है। चलिए अब देखो आप आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बताओ, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर बताओ, के वेक्टर डॉट के वेक्टर बताओ, और आई वेक्टर डॉट के वेक्टर बताओ, के वेक्टर डॉट जे वेक्टर बताओ, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बताओ, ये बताओ। चलिए शुरू हो जाइए। चलिए
देखो हमें तो पता है ये डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे करना, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, चलिए आई वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और ये वाला आई वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में। मतलब ये वाला आई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, ये वाला आई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो थीटा है वो 0 डिग्री आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको सही से लिखोगे तो आई का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैंने बताया था 1 इंटू कोस 0। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा 1। उसी तरह से ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, मतलब समझ गए ना, ऊपर वाले की तरह इन दोनों को सोल्व कर लोगे। अब इस वैल्यू को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू के वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ठीक है, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 इंटू के वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, क्योंकि मैंने बताया था आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन अब थीटा में प्रॉब्लम आ गई। थीटा क्या होगा, देखो आई कैप एक्स डायरेक्शन की तरफ और के कैप जेड डायरेक्शन की तरफ, मतलब बोर्ड के प्लेन से और पार। तो सोचो मान लो ये के कैप है, ये आई कैप है, तो इनके बीच में 90 डिग्री है ना एंगल, बिल्कुल। तो कोस 90 ये कुछ आ जाएगा और कोस 90 हमें पता है 0 होता है, तो आंसर 0 आ जाएगा। उसी तरह से के डॉट जे का भी 0 आ जाएगा। उसी तरह से आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर का भी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर रहे होगे फास्ट मैनर में। चलिए देखो, डॉट प्रोडक्ट का जो सबसे बेहतरीन यूज आता है ना, वो आता है एंगल निकालना दो वेक्टर के बीच में। मान लो आपको कोई वर्क दे दे 12 जूल और फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दे, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दे 3 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दे 4 मीटर। और अब आपसे पूछे एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, तो आप कैसे सोल्व करोगे। आपको पता है वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको आगे बढ़ाओगे, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको वर्क पता है 12 जूल, आपको फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है 3 न्यूटन, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है 4 मीटर इंटू कोस थीटा। ये 12 आ जाएगा और 4 3 12 होता है इंटू कोस थीटा। 12 से 12 खत्म हो जाएगा तो कोस थीटा आ जाएगा 1। अब कोस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो। मतलब आपने थीटा निकाल लिया कि वो 0 डिग्री। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो अगर हम लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, ठीक है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो ये जो क्रॉस का साइन है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको कहते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर से इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब देखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो हम डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से।
फिर से हम डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो पहले जो लिखा है मतलब ए वेक्टर उसकी तरफ अपने सीधे हाथ की पाम को रखो और फिर जो बाद में लिखा है बी वेक्टर उसकी तरफ कर्ल करो अंगुलियां और जिस तरफ अंगूठा पॉइंट आउट होगा वही डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। फिर से राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर ए क्रॉस बी वेक्टर में जो पहले लिखा है मतलब ए वेक्टर उसकी तरफ अपने राइट हैंड की पाल्म को रखो मतलब हथेली को रखो और फिर जो बाद में लिखा है मतलब बी वेक्टर उसकी तरफ अपनी अंगुलियों को कर्ल करो, फिर जिस तरफ अंगूठा पॉइंट आउट करे वही डायरेक्शन ऑफ एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ठीक है, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन परपेंडिकुलर आ रही है इस तरह से। अब देखो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन हमने ये पता कर ली राइट हैंड थंब रूल की मदद से। तो देखो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन का और बी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन के, समझ रहे हो। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर आता है सी वेक्टर। सी वेक्टर हमने किससे पता करा है राइट हैंड थंब रूल से। तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ठीक है, ये जो सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आप इस तरह से निकालोगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और सी वेक्टर की डायरेक्शन निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से। और जब सी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी और बी के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब आपने क्लास 11th में एक क्वांटिटी पढ़ी होगी टॉर्क। इसको टाउ से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर मतलब फोर्स वेक्टर। हाँ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, समझ लो ना आप। ठीक है, यह है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। अब इसका आप एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ऐसे है कि ये मान लो फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड दिया है 3 मीटर और फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 4 न्यूटन और एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 30 डिग्री। तो अब आप टॉर्क निकालो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालो। तो टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, एंगल बिटवीन ए फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 30 डिग्री। तो साइन 30 लिख देंगे। तो 4 दिया 12 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो आंसर आ गया 6। अब देखो 6 तो मैग्नीट्यूड आया है, 6 तो मैग्नीट्यूड आया है। अब इसकी डायरेक्शन भी तो निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालेंगे टाउ की आर क्रॉस एफ मतलब राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल कहता है जो पहले लिखा है उसकी तरफ अपने राइट हैंड की पाम या फिर ये रखो और फिर जो दूसरी तरफ लिखा है उसकी तरफ अपनी अंगुलियों को कर्ल करो। तो जिस तरफ अंगूठा पॉइंट आउट करे वही डायरेक्शन है। देखो ये अंगूठा अंदर को आ रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखो हम कुछ रूल से देखेंगे जो फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट। पहला पॉइंट लिखो, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करता था कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हाँ भैया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करो तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं और इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होती, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं होते, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसका मैं प्रूफ करके बताता हूँ। मान लो आप ये ए वेक्टर लो और ये कुछ इस तरह से बी वेक्टर लो और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है थीटा। अगर आप ए क्रॉस बी करोगे, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड, आउटवर्ड को इस साइन से डिनोट करते हैं, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तो ये है, मैग्नीट्यूड तो वही होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ठीक है। और अगर आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करो तो बी वेक्टर की तरफ राइट हैंड रखो, ए वेक्टर की तरफ कर्ल करो, देखो डायरेक्शन अंदर आ रही है, मतलब इतने की बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन हो गई इनसाइड, और मैग्नीट्यूड तो इसका भी वही होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। समझ रहे हो ना आप, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो ओवरऑल पूरी क्वांटिटी सेम नहीं होती। समझ रहे हो? चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब सेकंड पॉइंट लिखो, इट ओवे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ मतलब देखो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता था और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को भी फॉलो करता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, सॉरी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता था, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को भी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ का मतलब है अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोनों लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम नई हेडिंग डालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो आपको मैं बता चुका हूं, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये डायरेक्शन को बताता है कि डायरेक्शन कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। आपको मालूम है इधर होती है एक्स एक्सिस, इधर होती है वाई एक्सिस, इधर होती है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड एक्सिस का यूनिट कैप होता है के कैप, ठीक है। चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर देखते हैं हम। चलिए आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। चलिए देखते हैं। देखो इन दोनों वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। अब देखो ये वाला वेक्टर आई एक्सिस की तरफ है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है ना, आई कैप रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, और सेकंड वाला वेक्टर भी एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब ये दोनों इस तरह से है। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो गया 0 डिग्री। तो हम इसको आगे देखेंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। फिर से आई कैप, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आंसर कितना आ गया 0। मतलब आई क्रॉस आई करोगे तो आंसर 0 आएगा, मैं प्रूफ भी कर चुका हूँ। उसी तरह से जे क्रॉस जे करोगे तो आंसर 0 आएगा, उसी तरह से के क्रॉस के करोगे तो आंसर 0 आएगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब देखो ये भी करते हैं हम, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, सॉरी के, फिर के क्रॉस आई, फिर आगे चलो जे क्रॉस आई, आई क्रॉस के, फिर के क्रॉस जे, ठीक है। इसका आंसर निकालते हैं।
मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं। चलिए देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। चलिए देखो, आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ है, जे कैप जे वाई एक्सिस की तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री ना, तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, साइन 90 लिखेंगे, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा 1। ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अब इसके डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। ये आई कैप क्रॉस जे कैप है ना, तो आई कैप की तरफ राइट हैंड की थंब मतलब ये रखेंगे हथेली, फिर जे कैप मतलब जे कैप की तरफ अपनी अंगुलियों को कर्ल करेंगे, जिस तरफ अंगूठा पॉइंट आउट होगा उसी तरफ वही डायरेक्शन ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप है। तो देखो अंगूठा बाहर की तरफ पॉइंट आउट हुआ है ना, वो बाहर को कहते हैं पॉजिटिव के कैप। ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये है पॉजिटिव के कैप। देखो अगर इधर की तरफ चलते हैं तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर की तरफ चलते हैं तो निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ऊपर की तरफ चलते हैं तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, नीचे की तरफ चलते हैं तो वो निगेटिव वाई एक्सिस होता है। अगर हम बाहर की तरफ चलते हैं तो उसको पॉजिटिव के कैप लेते हैं, अगर हम बोर्ड के अंदर जाते हैं तो उसको निगेटिव के कैप लेते हैं। ये आपको पता होगा, आपने 11-12 कर लिया है तो इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। चलिए उसी तरह से ये इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। देखो आई जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, के कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, बाकी साइन 90 भी 1 आ जाएगा। लेकिन अब हमें डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जे कैप ये है तो इसकी तरफ हम राइट हैंड के ये रखेंगे पाम, के कैप की तरफ मोड़ेंगे, के कैप की तरफ बाहर की तरफ। देखो जे कैप की तरफ हमने इस तरह से ये रखा, के कैप की तरफ हमने अपनी अंगुलियों को कर्ल करा, तो डायरेक्शन आ रहा है अंगूठा पॉइंट आउट हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव जे कैप। उसी तरह से इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा और इसको कर्ल करोगे के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये पॉजिटिव आई कैप आंसर आ जाएगा और ये पॉजिटिव जे कैप आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से जे क्रॉस आई करोगे तो ये निगेटिव के कैप आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। और आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो इसका आ जाएगा निगेटिव जे कैप और मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगा, इसके डायरेक्शन आ जाएगी। के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो आंसर आ जाएगा आई कैप। समझ रहे हो ना आप, मतलब आप निकाल सकते हो के की तरफ, इसका डायरेक्शन निकाल के बताता हूँ। के की तरफ आपने ये रखा, मतलब के की तरफ बाहर है ना, के तो बाहर है, ये तो 3D इमेज नहीं बता सकता ना, तो के कैप तो बाहर है, के कैप की तरफ आपने रखा। और जे कैप देखिए, जे कैप की तरफ आपने अपनी अंगुलियों को कर्ल करा, तो अंगूठा तो बाहर के इधर की तरफ आ रहा है ना, लेफ्ट साइड की तरफ, और इधर तो निगेटिव आई कैप होता है ना, तो देखो निगेटिव आई कैप लिखा है, निगेटिव आई कैप। ठीक है, अब देखो ये आप मैग्नीट्यूड तो 1 होता है इसका, ये तो ध्यान में रखो, ये निकाल लोगे और इसकी डायरेक्शन भी निकाल लोगे राइट हैंड थंब रूल से। लेकिन मैं जुगाड़ बताता हूँ आपको, जुगाड़ क्या है। देखो जुगाड़ कुछ नहीं है, यहाँ लिखो आई कैप, यहाँ लिखो जे कैप, यहाँ लिखो के कैप। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो चीज़ें पॉजिटिव आएंगी। जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो देखो प्लस के कैप आएगा, उसी तरह से जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो प्लस आई कैप आएगा, उसी तरह से के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो प्लस जे कैप आएगा। मतलब अगर आप इस जुगाड़ से में क्लॉकवाइज चलोगे तो थर्ड क्वांटिटी मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो थर्ड चीज +1 के कैप आएगी। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे, देखो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है, तो थर्ड क्वांटिटी -1 के आएगी। जैसे आई जे कैप क्रॉस के कैप करा तो निगेटिव के कैप आ गया, अब आई कैप क्रॉस के कैप करा तो निगेटिव जे कैप आ गया, फिर के कैप क्रॉस जे कैप करा तो निगेटिव आई कैप आ गया। मतलब समझाने का मतलब यह है, ये तो है जुगाड़, ठीक है, कि क्लॉकवाइज चलोगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो थर्ड क्वांटिटी +1 का आएगी। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे, थर्ड क्वांटिटी -1 का आएगी। लेकिन अपना कन्वेंशनल मेथड वही है कि मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालो और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालो। अब जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो करो, ठीक है। चलिए अब मैं लास्ट चीज़ अपनी जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड वो बता देता हूँ। चलिए डिटर्मिनेंट
डिटरमिनेंट मेथड। चलिए मान लो मैं ए वेक्टर देता हूँ 3i कैप निगेटिव 4j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर लेता हूँ 6i कैप प्लस 4j कैप निगेटिव 6k कैप। चलिए अब देखो मुझे करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप कन्वेंशनल मेथड भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा माथापच्ची होती है, इसलिए आप ए कैप क्रॉस बी कैप को सोल्व करने के लिए डिटरमिनेंट मेथड का यूज़ करोगे। और डिटरमिनेंट मेथड क्या है? कुछ नहीं, उसके आपको स्टेप देखने हैं। स्टेप क्या देखने हैं? यहाँ लिखो प्लस, यहाँ लिखो माइनस, फिर लिख दो प्लस, यहाँ लिखो आई कैप, ब्रैकेट बना के यहाँ लिखो जे कैप, यहाँ लिखो के कैप। ठीक है, चलिए फिर से डिटरमिनेंट मेथड है, पहले प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, फिर एक ब्रैकेट बनाओ, फिर लिखो आई कैप, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाओ उसको लिखो जे कैप, फिर तीसरा ब्रैकेट बनाओ उसको लिखो के कैप। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? इस तरह से आप डिटरमिनेंट बना लो, मतलब यहाँ लिखो आई कैप, यहाँ लिखो जे कैप, यहाँ लिखो के कैप। अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है ना, तो पहले जो आता है उसको पहले लिखो, यहाँ लिख दो 3, फिर यहाँ लिख दो -4, फिर यहाँ लिख दो 3, फिर जो बाद में आता है उसको नीचे लिखो। जैसे बी वेक्टर आता है ना, यहाँ लिख दो 6, यहाँ लिख दो 4 और यहाँ -6 लिख दो। ठीक है, फिर अगर आई कैप को करना है ना, तो आई कैप को छुपा लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे, इसकी इससे, -6 इंटू -4, 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब 6 चौक 24 लिखो, फिर माइनस लगाओ, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 लिख दो बस। फिर जे कैप में जाओ, जे कैप को छुपा लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18, निगेटिव है तो -18 आ जाएगा, फिर माइनस लगाओ, फिर इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे, इसको छुपाए रहने दो, इसकी इससे, 6 तिया 18, तो ये लो भैया 18 आ गया, समझ रहे हो ना। फिर के कैप पे जाओ तो के कैप को छुपा लो, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 और 6 चौक 24 और निगेटिव का साइन आ जाएगा। एक माइनस तो हमें खुद लगाना, फिर आप कैलकुलेट करोगे 6 चौक 24 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -24 आंसर आ जाएगा। फिर अगर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, 24 में से 12 गए तो 12 आई कैप बचा, फिर माइनस लगाओ, फिर -36 जे कैप आ जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर प्लस लगाओ। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साइन लॉ। चलिए शुरू करते हैं। देखो साइन लॉ ये कहता है कि अगर ये ट्राइंगल है और उसकी ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, और A के सामने वाला एंगल अल्फा है, B के सामने वाला एंगल बीटा है, C के सामने वाला एंगल गामा है, तो इनमें रिलेशन इस तरह से होता है कि A अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन गामा। फिर से ये साइड A है, B है, C है किसी भी ट्राइंगल की। A के सामने वाला एंगल अल्फा, B के सामने वाला एंगल बीटा, C के सामने वाला एंगल गामा। इनमें रिलेशन होता है A अपॉन साइन अल्फा, B अपॉन साइन बीटा, C अपॉन साइन गामा। और ये वाला साइन लॉ ट्रू है फॉर ऑल ट्राइंगल्स, और इस रिलेशन को ही साइन लॉ कहते हैं। ठीक है, अब इसका यूज देख लो। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मान लो ये मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, इसको 30 डिग्री दे दूं, इसको 60 डिग्री दे दूं, इसको 3 दे दूं, इसको x दे दूं, इसको y दे दूं, और क्वेश्चन है फाइंड x एंड y। चलिए तो आप x एंड y को साइन लॉ की मदद से फाइंड कर सकते हो। अब देखो ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन तो ये आ गया, अब इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ। साइन लॉ लगाकर देखो, ये वाला रिलेशन लगाओ, A अपॉन साइन अल्फा
बी अपॉन साइन बीटा सी अपॉन साइन गामा। तो देखो इसको ए मान लो, 3 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन 60। ध्यान से 3 अपॉन साइन 90, 3 अपॉन साइन 90, y अपॉन साइन 30, y अपॉन साइन 30, x अपॉन साइन 60, x अपॉन साइन 60। ठीक है, अब देखो आप पहले इसको इक्वेट करो तो इससे y आ जाएगा, करो इक्वेट। 3 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, y अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2। अब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। अब आप इसको इससे इक्वेट करो तो इससे x आ जाएगा, तो 3 यहाँ पर इक्वेट कर रहे हैं। 3 अपॉन साइन 90 की वैल्यू होती है 1, x तो निकालना ही है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2। हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया, समझ रहे हो। या फिर ऐसे भी कर सकता है कि तीनों साइड दे देगा, एक एंगल दे देगा, बाकी दोनों एंगल पूछेगा, कुछ भी कर सकता है। बस आपको साइन लॉ में ये याद करना है कि a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। अल्फा है a के सामने वाला एंगल, बीटा है b के सामने वाला एंगल, गामा है c के सामने वाला एंगल। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।